Hello guys, welcome to Avyan IAS Academy. I am Vedveer and we are preparing organization behavior for UGC NET Commerce Management and PGT Commerce. So guys, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैनेजमेंट थ्योरीज के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें से बहुत सारी थ्योरी हम लोग कर चुके थे और कुछ थ्योरीज हमारी पेंडिंग हैं, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो वो पहले प्रीवियस वीडियोस को देखें, ताकि जो कॉन्सेप्ट उनके छूट गए हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो सके। और जो लोग आज हमारे चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जितने भी आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार चाचा ताऊ, उन सबके साथ में वीडियोस को शेयर करें, ताकि इससे मिलने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लग जाएं। चलिए, तो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है कौन सा? मैनेजमेंट थ्योरीज का। तो मैनेजमेंट थ्योरीज के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस काफ़ी सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो आप प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें। चलिए, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट थ्योरीज आज से नहीं चल रही हैं, बहुत पहले से चल रही हैं। उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है। तो उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, ठीक है। क्लासिकल अप्रोच, न्यू क्लासिकल अप्रोच और आपके मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है? क्लासिकल थ्योरी। ये सब क्या है? हमारा न्यू क्लासिकल थ्योरी। और ये सब क्या है? हमारा मॉडर्न थ्योरी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल थ्योरी, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ क्लासिकल थ्योरी, या क्लासिकल अप्रोच के कौन सपोर्टर हैं और कौन सपोर्टर नहीं है। तो कई बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो क्लासिकल में हमारी 3 थ्योरीज थी। कौन कौन सी? थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी और मैक्स, जो हमारी किसने दी थी? मैक्स वेबर ने दी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी किसने दी थी? हेनरी फ्योल ने दी थी। और साइंटिफिक थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी किसने दी थी? टेलर ने दी थी। बिल्कुल, वेरी गुड। तो आपको ये थ्योरी और इनके नाम याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आता है। कई बार आपको थ्योरीज दे देगा, उनके ऑथर दे देगा और आपको बोल देगा कि भाई इनकी मैचिंग करिए, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी किसने दी थी? हेनरी फ्योल ने। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। कौन सी बुक में? जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी थ्योरी मैक्स वेबर ने दी थी और आपकी साइंटिफिक थ्योरी टेलर ने दी थी। इसको हम टेलरिज्म भी कह देते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने प्रिंसिपल दिए, हर थ्योरी ने अपने अपने प्रिंसिपल और अपने अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है कि हम मैनेजमेंट को किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर इनकी कई सारी कमियां रह गई। उन कमियों को दूर करा किसने? न्यू क्लासिकल ने। इसने बताया कि भाई आपको लोगों से काम करवाना है, बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है, आप उनसे काम करवाओ, पैसा दो, दैट्स इट। काम करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आप उनको मतलब जो है उनको चेंज कर दीजिए। आपको प्रोडक्शन पे फोकस करना है, फ्लोर लेवल पे इन्होंने काम किया और इन्होंने बताया कि भाई किस तरीके से आपको मैनेजमेंट में काम करवाना है लोगों से। यहां पर इन्होंने बोला कि ठीक है भाई, आप काम करवाते हो वो एक अच्छी बात है, लेकिन आपको साथ साथ इन्होंने बोला आपको जितना आपके लिए टास्क इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? रिलेशनशिप है। तो इन्होंने फोकस किस पे किया? रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप कैसे बनेगी आपकी? ह्यूमन बिहेवियर से। वहां पर रिलेशनशिप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो यहां पर इस थ्योरी में जो फोकस था वो किस पे था? बिहेवियर पे, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर आपके 2 स्टडी आएंगे, एक तो आएगी हॉथरॉन स्टडी, एक आपकी आएगी मास्लो नीड हायरार्की, ठीक है। मास्लो नीड हायरार्की आपके बिहेवियरल अप्रोच में आपकी आ जाती है। तो वहां पर आपके जो नीड है, नीड को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है एज कंपेयर टू बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न में हमारे 3 अप्रोच आएंगे। कौन कौन सी? क्वांटिटेटिव अप्रोच, सिस्टम अप्रोच और कॉन्टीजेंसी अप्रोच, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको अपने माइंड में इम्प्रिंट कर लेना है कि कौन सी थ्योरी आपकी किस में आती है, क्योंकि इसमें से चाहे आपका पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम हो, चाहे आपका यूजीसी नेट का हो, चाहे आपका मैनेजमेंट का हो, उसमें ये क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। बिना इसके कोई भी मैनेजमेंट का, कॉमर्स का एग्जाम नहीं बनता है। चलिए, तो बात करते हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी की। क्या बताती है? न्यू क्लासिकल थ्योरी इज ऑल्सो रेफर्ड एज ह्यूमन रिलेशन थॉट, क्योंकि इन्होंने किस पे फोकस किया? हमारे ह्यूमन रिलेशन थॉट्स पे इन्होंने फोकस किया। और इन्होंने ये भी बताया कि भाई हमारा जो क्लासिकल थ्योरी है उसमें क्या क्या कमियां रह गई, उन कमियों को इन्होंने दूर करने की कोशिश करी, ठीक है। तो ये एक एक्सटेंशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी है। क्लासिकल थ्योरीज में ही इन्होंने एक एक्सटेंशन अपना एड ऑन कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यू क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। तो इसमें
ये जो है मॉडिफिकेशन है किसका, क्लासिकल थ्योरीज का। ठीक है, उन्होंने पुरानी चीजों में ही कुछ चीजें और ऐड ऑन कर दी। उन्होंने बोला आप काम करवाते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो बिहेवियर है उस पर भी आपको फोकस करना है, लोगों की जो रिलेशनशिप है उस पर भी आपको फोकस करना है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, बेसिक एजम्पशन इस थ्योरी की यह है कि आपको लोगों को सोशली और साइकोलॉजिकली भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर लोग काम करते हैं उनका एक अट्रैक्शन हो जाता है लोगों से, और वो ये चाहते हैं कि अगर मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम एक कोऑपरेशन के साथ में काम करें। ठीक है, मैनेजमेंट आपको ये ना बोले कि भाई नहीं आपको इससे बात नहीं करनी है, उससे बात नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। जब आप टीम स्पिरिट की बात कर रहे हो तो लोग बात भी करेंगे, कम्युनिकेट भी करेंगे और एक दूसरे के बिहेवियर को अंडरस्टैंड भी करेंगे। तो यहां पर ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि आपको जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, ग्रुप में जो काम कर रहे हैं, टीम में जो काम कर रहे हैं, उनके बीच में एक हेल्दी रिलेशन आपके होने चाहिए। और वो रिलेशन कब होंगे, जब आप उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे। बिहेवियर को भी आपको इंपॉर्टेंस देनी है और आपको ये देखना है कि लोगों का बिहेवियर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना हमारे लिए टास्क इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसने क्या बताया, क्लासिकल थ्योरी ने क्या बताया, ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्डर पे, स्ट्रक्चर पे, इकोनॉमिक फैक्टर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव रैशनैलिटी। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव जो है पूरा होना चाहिए, स्ट्रक्चर फॉलो करो और आप लोगों को स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली टास्क को डिवाइड करो, इसको ऑर्डर देना है, ऐसे ऑर्डर देना है, ऐसे काम करवाना है। क्लासिकल थ्योरी ने इसी चीज पे फोकस किया था, क्योंकि हमने 3 थ्योरी पढ़ी और तीनों थ्योरी ने यही बताया कि आप ऐसे ऑर्डर दो, ऐसे इंस्ट्रक्शन दो, ऐसे काम करवाओ, वैसे काम करवाओ। लेकिन इस थ्योरी ने क्या बताया, वेयर एज न्यू क्लासिकल थ्योरी एम्फेसिस सोशल फैक्टर एंड इमोशनल एट वर्क। मतलब आप सोशली और इमोशनली कैसे कनेक्टेड रहते हैं एक वर्क प्लेस पे, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। जब भी आप लोगों से काम करवाते हैं तो इमोशनल अटैचमेंट होना और एक सोशल फैक्टर को भी इंपॉर्टेंस देना उतना ही जरूरी होता है जितना आप टास्क इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ठीक है, ऑर्डर इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन करना यह भी हमारा उतना ही जरूरी होता है जितना आपके लिए टास्क जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो इसने क्या बताया, जो ह्यूमन रिलेशन है एक जनरल टर्म है जो कि हमारे डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करेगी और हमारे मैनेजर को यह बताएगी कि उसको किस तरीके से डिसीजन लेना है और कैसे इंटरेक्ट करना है लोगों के साथ में। ठीक है, इसके साथ साथ इसने क्या बताया कि जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है उसमें फिजियोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट को ध्यान रखा और यह बोला कि जब आप ग्रुप में काम करेंगे तो आपको जो है मेन जो चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंस है वो आपको देनी पड़ेगी, किस पे, ह्यूमन रिलेशन पे, उसके बिहेवियर को आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो कंपनी है, एक यहां पर एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंडक्ट की है, इसको हॉथरॉन इफेक्ट भी कह देते हैं। और यहां पर इन्होंने जो है, हॉथरॉन एक जगह का नाम है, ठीक है, और वहां पर इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए और वहां पे लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी है जिसका एक प्लांट है हॉथरॉन, और हॉथरॉन कहाँ है, शिकागो में। ठीक है, कंपनी का नाम है वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी। ठीक है, प्लांट कहां पर है, हॉथरॉन में। हॉथरॉन एक जगह का नाम है और वो कहां पर है, शिकागो में। ठीक है, तो वहां पर इन्होंने जो है एक कई सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए और ये किसने कंडक्ट किए थे, एल्दन मायो ने। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि हु इज द फादर ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरी, एल्दन मायो, या ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसने दी थी, एल्दन मायो ने दी थी। कब दी थी, 1924 से लेके 1932 के बीच में। या कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट कौन माना जाता है, एल्दन मायो। ठीक है, एचआरएम में भी ये मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जो है ह्यूमन रिलेशन को इंपॉर्टेंस दी थी और उन्होंने बताया था कि भाई एक जो ह्यूमन रिलेशन वर्क प्लेस पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस पे इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए और इन्होंने बताया कि भाई किस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, चलिए, तो न्यू क्लासिकल थ्योरीज के कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कई सारी चीजें मैंने बताई आपको। इसने क्या बोला, आइडेंटिकल एज द सोशल सिस्टम। जैसे हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये भी एक सोशल सिस्टम होता है। क्यों सोशल सिस्टम क्यों है, क्योंकि ये सोसाइटी है, एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है और लोग वहां पे इंटरेक्ट करेंगे। जहां पे लोग इंटरेक्ट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सोशल सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर आर रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। न्यू क्लासिकल ने क्या बोला, ये मैंने अभी आपको बताया कि भाई न्यू क्लासिकल में ये बोला कि ह्यूमन फैक्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है जितना आपके लिए टास्क इंपॉर्टेंट है।
तो ये भी एक रेलिवेंसी रखता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, दिस थ्योरी रिवील्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द वर्कर्स प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फेक्शन। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि जो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी है और जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है वो आपका ह्यूमन बिहेवियर के भी ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो आप कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे हैं, आप लोगों के साथ टीम में काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो टीम स्पिरिट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। लेकिन उसके साथ साथ जो आपका बिहेवियर है, आपके लोगों का बिहेवियर, आपका जो बॉस है उसका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एक तो होता है हम प्यार से चीज़ों को समझा रहे हैं, एक हो रहा है हम डांट के चीज़ों को समझा रहे हैं। तो कई बार हम प्यार से चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी रहती है। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाए, जो आपका बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड किया जाए, फिर आपकी जो प्रॉब्लम है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको आपके दूर किया जाए। तो वो भी वर्क प्लेस पे ये सारी चीज़ें, हेल्दी रिलेशन आपके होने चाहिए। ठीक है, वर्कर्स के वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइजेशन को काम करना है, वर्कर्स के बारे में भी सोचना है। पहले वाली थ्योरी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचती है, प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, काम करवाओ लोगों से, चाहे आप जैसे मर्जी करवाओ। लेकिन यहाँ पर ये क्या कहते हैं, यहाँ पर ये कहते हैं आपको लोगों के वेलफेयर के बारे में भी सोचना है, लोगों के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको मोरल और प्रोडक्टिविटी भी आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी अगर वर्कर्स को काम करते हुए देखना चाहते हैं। तो अगर आपका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है, लोगों की एंगेजमेंट आपकी बढ़ती है, तो उसमें लोगों का जो सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा तो लोग अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मोरल और आपकी प्रोडक्टिविटी दोनों आपकी इंक्रीज होंगे अगर आप ह्यूमन रिलेशन पे ध्यान देंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि क्या काम किया न्यू क्लासिकल थ्योरीज ने। ठीक है, कैसे काम किया न्यू क्लासिकल थ्योरी ने, उसका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है हमारा, तो इस चीज के बारे में बात करते हैं। ये हमारा एक पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है, यहां पर वर्कर्स प्लस मैनेजमेंट दोनों मिलके काम करेंगे। वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों मिलके काम करेंगे और देखेंगे कि भाई कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, इंप्लॉय को क्या चाहिए, उसको राइट होना चाहिए मैनेजमेंट के डिसीजन लेने में। मतलब मैनेजमेंट जब भी डिसीजन लेगी तो वो अपने एम्प्लॉयज को भी कंसीडर करेगी। मान लो एक डिसीजन मैं आपसे पूछ कर ले रहा हूं, आपको शामिल करके ले रहा हूं, तो आपको भी ये लगेगा कि भाई हाँ भाई सर ने हमसे पूछा था। अगर एक बात ये होती है कि मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया कि भैया कल आपका टेस्ट होगा, फिर आप क्या बोलोगे, सर आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम पहले से तैयारी कर लेते, हम ऐसा कर लेते, हम वैसा कर लेते। हालांकि करना कुछ नहीं होता, लेकिन इल्जाम मेरे ऊपर रख जाएगा सर आपने पहले नहीं बताया। अब मान लो मैंने आपसे कंसल्ट करके किया, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने हमसे पूछा नहीं, या सर आपने मतलब पहले हमसे कंसल्ट नहीं करा, या हमारा तो ये काम था, हमारा वो काम था। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई टास्क करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो वर्कर्स को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उनके बिहेवियर को कंसीडर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ जो ह्यूमन वैल्यूज को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ह्यूमन बिहेवियर को इंप्रूव करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और उसको कंट्रोल करना है एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर मोटिवेशन आपको देता है, वर्कर्स को मोटिवेट देगा, मोटिवेट करेगा काम करने के लिए। अगर आपको सही तरीके से अंडरस्टैंड किया जा रहा है, सब चीज़ आपकी सॉर्ट आउट करी जा रही है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो आपके लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए, एक जील होना चाहिए, आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम काम को क्यों करें। अगर आपके पास ये मोटिवेशन है तो ही आप उस काम को करेंगे, अदरवाइज फिर आप कह रहे हैं कि भाई आप खाली टाइम पूरा करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ने बोला 9 to 5 बैठना है तो बस बैठना है, बस आप खाली टाइम पास करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ एक बेटर कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में होना चाहिए, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में बेटर कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन बेटर है तो हमारा जो भी प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम हमारी यहां पर नहीं आएंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो भी प्रॉब्लम आ रही है विदाउट कम्युनिकेशन, मतलब हम मैनेजमेंट आपको बता नहीं रही है, आपको कंसल्ट नहीं कर रही है, सीधे ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन दे रही है और आपकी कोई हेल्प नहीं कर रही है, तो वहां पर आपको जो है कहीं ना कहीं मतलब जो है चीज़ों में दिक्कत रहेगी।
अब कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एक होता है आपके ऊपर ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, नोटिस वगैरह दिया जा रहा है आपको, ये सब फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है, ईमेल वगैरह के थ्रू। और रिपोर्टिंग सिस्टम वगैरह जो होता है वो सब ईमेल वगैरह के थ्रू आता है। ठीक है। एक होता है आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे आप जो है नॉर्मली मतलब आप बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली आपको बात करके बोल दे भाई आपको ये काम करना है, ये टारगेट है, आपको इस तरीके से अचीव करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब आपकी इसमें आ जाती हैं। आपको टीम में, आप ग्रुप में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, आप टीम में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, मैन टू मैन आपका रिलेशन कैसा है, आपके ग्रुप में हारमोनी कैसी है, तो इन सब चीज़ों को भी आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अगर आप लोगों से काम करवाना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई? अब इन्होंने क्या बोला, इससे पहले वाली जो थ्योरी थी उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने अपने स्ट्रक्चर दिया। उन्होंने बोला कि भाई आपको जो है सेंट्रलाइजेशन रखना पड़ेगा, अपने हाथ में पावर रखनी पड़ेगी, कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आप लोगों से काम करवाएंगे, अगर आप अपने हाथ में पावर नहीं रखेंगे तो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, कहना नहीं मानेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे, रिसोर्सेज को वेस्टेज करेंगे। यहाँ पर इन्होंने 3-4 चीज़ों के बारे में बताया। इन्होंने एक तो बताया फ्लैट स्ट्रक्चर के बारे में। देखो हमारे दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है टॉल स्ट्रक्चर, एक होता है फ्लैट स्ट्रक्चर। देखो अब जैसे मान लो ये एक चीज है, इसमें मान लो 3 लेवल हैं आपके। ठीक है, अब इसमें आपके 2 लेवल हैं, इसमें आपके 2 लेवल हैं, और ऐसे करके मतलब आपका कई सारी हायरार्की बनी हुई है आपकी। ठीक है, तो इसके नीचे 2, फिर इसके नीचे 2, तो ऐसे करके मतलब आपके ऐसे जिसमें नंबर ऑफ हायरार्की ज्यादा होती है तो उसको बोलते हैं टॉल स्ट्रक्चर। न्यू क्लासिकल थ्योरी कहती है भैया टॉल स्ट्रक्चर फॉलो मत करो, आप कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करो, फ्लैट स्ट्रक्चर फॉलो करो। मतलब हायरार्की आपके कम से कम होनी चाहिए। एक देखो मान लो एक ये पर्सन है, इसके नीचे 3 लोग काम कर रहे हैं, और इसके नीचे 5 लोग काम कर रहे हैं, और इसके नीचे 4 लोग काम कर रहे हैं, और इसके नीचे 5 लोग काम कर रहे हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे नंबर ऑफ हायरार्की कम है और यहाँ पे नंबर ऑफ हायरार्की आपकी ज्यादा है। आप कहां पर लोगों की प्रॉब्लम को ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे? जब स्ट्रक्चर आपका फ्लैट होगा। ठीक है, ये है हमारा फ्लैट स्ट्रक्चर और ये है हमारा टॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो न्यू क्लासिकल थ्योरी ने ये बोला कि भैया नंबर ऑफ हायरार्की अपनी कम करो अगर आपको पर्सनल अटैचमेंट रखनी है लोगों से तो। ठीक है, अब मान लो मैं आपको बोल दूं कि भैया 4 लेवल बना दूं आपको, और बोलूं कि भाई पहले आप इनको बताएंगे, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, तब मेरे पास कोई बात आएगी। तो वहां पे मैं लोगों से डायरेक्ट अटैचमेंट में नहीं रहूंगा। मैंने क्या करा, मैंने मतलब सिर्फ एक ही पर्सन रखा और उसके नीचे बाकी लोगों को बोल दिया भाई आप इनको बताएंगे और ये डायरेक्टली मेरे को बताएंगे। तो यहां पर मैं ज्यादा लोगों से अटैचमेंट रख पाऊंगा। ठीक है, जब स्ट्रक्चर आपका फ्लैट रहेगा तो आप ज्यादा लोगों से अटैचमेंट रख पाएंगे और उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जब हमें पता भाई हमारी प्रॉब्लम आगे तक जा ही नहीं रही है तो हमारा क्या फायदा बताने का? अगर मान लो हायरार्की ज्यादा रहेगी, वो उसको बताएगा, वो उसको बताएगा, वो उसको बताएगा, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम आनी ही आनी है। ठीक है, इन्होंने बोला डिसेंट्रलाइजेशन करो। पहले वाले थ्योरीज ने क्या बोला? सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है? अपनी जो पावर है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो और उनको बोल दो कि भैया ये आपका काम है और आप अपने अपने हिसाब से डिसीजन ले लो। आप वर्कर्स के ऊपर भी तो कुछ चीजें छोड़ के देखो, उनको बोलो कि भैया आप फ्री हैं, अपना डिसीजन आप खुद लीजिए। तो जब आप लोगों को फील कराएंगे कि भैया आपकी भी इंपॉर्टेंस है, आप अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं, तब लोगों को लगेगा कि हाँ भाई हमारे पास पावर है, हमारे पास रुतबा है, हमारे पास डेजिग्नेशन है। ठीक है, उसके बाद आता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आप हायरार्की मत करो लोगों से। अगर आपको काम करवाना है तो आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ेगा। इनफॉर्मल मतलब जिसमें ज्यादातर मतलब फॉर्मेलिटीज आपकी कम से कम है, हायरार्की स्ट्रक्चर आपका जो है वो कम से कम फॉलो होता है, ना के बराबर होता है, मल्टी डायरेक्शनल रहता है आपका। ठीक है, इसमें कोई किसी का बॉस नहीं है, सब एक दूसरे के साथ मिलके एक टीम की तरह काम करेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, लोग आपसे ज्यादा खुश रह पाएंगे। ठीक है, बजाय इसके कि आप एक फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, आपने बोल दिया कि भाई आपके जो रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, तो न्यू क्लासिकल ने आपके कितनी बताई? 3 चीजें बताई। स्ट्रक्चर फ्लैट होना चाहिए और आपका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, कौन कौन सा इसका फीचर है, कौन कौन सा इसका फीचर नहीं है। फ्लैट स्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइजेशन,
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो न्यू क्लासिकल थ्योरी ने ये सारी चीजें अपनी बताई। तो जैसे जैसे हमारा थ्योरीज में मॉडिफिकेशन हुआ, ऐसा नहीं है कि इसमें कमियां नहीं थी, इसमें भी कमियां थी, लेकिन इसके साथ साथ कई सारी चीज़ों इन्होंने यहाँ पर लोग उसकी क्लासिकल की ड्रॉबैक किया। लेकिन इसमें भी कई सारा मतलब वो बोल दिया गया कि अगर आप ह्यूमन रिलेशन को एस्पेक्ट करेंगे तो आपको कई सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ह्यूमन बिहेवियर इज डायनेमिक इन नेचर, कॉम्प्लेक्स होता है, आपको जो है चीज़ों को देखना पड़ता है, कई सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना कोई एक दिन का खेल नहीं है, उसमें कई सारी चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसकी पर्सनैलिटी, उसका नेचर, और उसमें परसेप्शन क्या है, उसका वैल्यू क्या है, एटीट्यूड क्या है, एथिक्स क्या है, तो कई सारी चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो इसने क्या बताया, न्यू क्लासिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट मेक इट्स स्ट्रक्चर इररेलेवेंट फॉर द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन। इन्होंने ये भी बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो इररेलेवेंट है। अगर आप इनफॉर्मल वे में काम कराएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से काम करवा पाएंगे एज कंपेयर टू फॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि हमारी जो ड्रॉबैक है क्लासिकल थ्योरीज को, उसको किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, और जहां पर इंपॉर्टेंस दी जाती है किसको, ह्यूमन बिहेवियर को। और इन्होंने ये भी बोला कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग चाहिए तो आपको ह्यूमन एस्पेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये चीजें इन्होंने अपनी बताई। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, बिहेवियरल साइंस की, बिहेवियरल साइंस थ्योरी दैट आर गिवन बाय अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो जो थे, उन्होंने मोटिवेशन के थ्योरीज भी दी हैं, वहां पर भी इनके थ्योरी एज इट इज अप्लाई होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि जो बिहेवियरल साइंस है वो फोकस करती है किस पे, साइकोलॉजिकल पे और सोशोलॉजिकल प्रोसेस। साइकोलॉजिकल मतलब माइंडसेट, सोशोलॉजी मतलब कि आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी वाइज। ठीक है, एक सोसाइटी में जब आप रहते हैं तो आप कैसे इंटरेक्ट करेंगे, उसमें माइंडसेट भी काम करेगा और आपका इंटरेक्शन भी काम करेगा, तो तभी आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने बोला कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है और उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो आपको इस पे साइकोलॉजिकल पे, हाँ ठीक है, और आपको सोशोलॉजिकल प्रोसेस, इन दोनों पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है और उसका साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो इनफॉर्मल प्रोसेसिंग डिस्क्राइब हाउ पीपल प्रोसेस स्टिमुलाई इन देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, जो इन्फॉर्मल मतलब जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको बताती है कि एक पर्सन जो है डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती हैं। ठीक है, रिलेशनशिप जो है वो आपके इंटरेक्शन को बढ़ाते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क को बढ़ाते हैं और आपके कोऑपरेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक हेल्दी रिलेशन रहेंगे तो आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बेटर होगी, ताकि आप लोगों के साथ एक जर्नल कम्युनिकेशन आप रख सकें और अपनी प्रॉब्लम को भी अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ठीक है, मास्लो नीड हायरार्की में क्या बताया इन्होंने, मास्लो नीड हायरार्की में ये बताया कि नीड से आपका बिहेवियर अराइज होता है। और नीड क्या होती है, एक नीड जब खत्म होती है तो उसका एक सीक्वेंस होता है, एक नीड जैसे ही हमारी खत्म होती है तो दूसरी नीड हमारी ऑटोमेटिकली अराइज हो जाती है। ठीक है, तो वहां पर इन्होंने अपनी जो नीड है उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कितनी कैटेगरी में, 5 कैटेगरी में। सबसे पहली नीड कौन सी आई, फिजियोलॉजिकल नीड, जिसको हम बेसिक नीड कह देते हैं। इसको ये इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले आप किसके लिए काम करेंगे, फिजियोलॉजिकल नीड के लिए। फिजियोलॉजिकल नीड के बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, फिर उसके बाद सोशल नीड, फिर उसके बाद एस्टीम नीड, और उसके बाद फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कई बार इसमें से ये भी क्वेश्चन आता है कि इनको सीक्वेंस कीजिए, 4-5 आपको नीड दे देगा और बोलेगा कि भाई पहले नीड कौन सी आएगी उसके बाद कौन सी आएगी। एक बार तो उसमें यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई आपकी सोशल नीड के बाद कौन सी नीड सेटिस्फाई होती है, या सोशल नीड से पहले कौन सी नीड सेटिस्फाई होती है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि कौन सी नीड से पहले क्या आएगा, कौन सी नीड के बाद क्या आएगा। सबसे पहली जो होती है वो होती है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड क्या होती है आपकी, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ होती है, जैसे फूड है, शेल्टर है, क्लोथ है, एजुकेशन है, ऑक्सीजन है, वाटर है और आपकी क्लीनिनेस है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी,
फिजियोलॉजिकल नीड, और ये एक मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी ये नीड रहती है। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल करना पड़ता है वो हमें इन्हीं सब चीज़ों के लिए करना पड़ता है। अगर आपकी बेसिक नेसेसिटी पूरी हो जाती है तो आप बात करते हैं किसके, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का क्या मतलब है यहाँ पे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अपनी अपने परिवार की, अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन आप करेंगे। ठीक है, इसमें आपका LIC आ जाएगा, आपका पेंशन आ जाएगा, और आपका जैसे पर्सनल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी और आपका वेलबींग। ठीक है, उसमें पेंशन वगैरह जो हम करते हैं, फायर एंड सेफ्टी अलार्म, मतलब अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ को किस तरीके से आप प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें जो CCTV कैमराज जो आते हैं वो आपका इसमें आ जाएगा, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, LIC है, पेंशन है, PF वगैरह में जो पैसे हम डालते हैं, ठीक है, वो किस लिए डालते हैं, ताकि आने वाले टाइम के लिए हमें क्या हो सके, हमारा फ्यूचर सिक्योर रह सके। ठीक है, उसके बाद चाहिए आपको सोशल नीड। सोशल नीड का मतलब क्या है, आपको यार दोस्त चाहिए, ठीक है, बात करने के लिए। सोशल मीडिया अकाउंट चाहिए आपको बात करने के लिए। रील्स बनाने के लिए आपको चाहिए, बिना रील्स के आपकी जिंदगी नहीं चलेगी। ठीक है, तो बिना देखे भी, मतलब जरूर नहीं आप बनाओ, बिना देखे भी आपकी जिंदगी नहीं चलेगी। ठीक है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप सारा दिन एक्टिव ही रहें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ्रेंड सर्कल चाहिए, आपको फैमिली चाहिए, आपको रिलेटिव चाहिए, ताना मारने वाले। ठीक है, जो ये बताएंगे कि बेटा तुम्हारा एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है, बेटा तुम्हारा रिजल्ट का क्या हो, वैसे चाहे कभी फोन ना आए, लेकिन रिजल्ट वाले दिन जरूर फोन आएगा, हाँ बेटा तूने पेपर दिया था ना, मैंने देखा था न्यूज़ पे कि तेरा रिजल्ट आ गया, जल्दी से रिजल्ट बता दे। ठीक है, फिर हम उनको बोलेंगे हाँ जी आप कौन। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारे इसमें आ जाती हैं। सोशल नीड का मतलब क्या है, आपको लोगों से मिलना जुलना है, अपने फ्रेंड सर्कल से। अब सोचो आप जंगल में तो रह नहीं रहे, आप लोगों के बीच में ही रह रहे हैं, तो आपको सोसाइटी चाहिए, आपको बात करने के लिए मतलब जो है फ्रेंड सर्कल अपना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब आपको जो है फ्रेंड से मतलब इसी में सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह वो सारे आपके इसी में आ जाएंगे, फेसबुक, याहू, ट्विटर और लिंक्डइन, और जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो सारे आपके इसमें आ जाएंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, वो सब आपके इसी में आ जाएंगे। जब मान लो आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके पूरे हो गए, इनसे बाहर भी आपकी दुनिया है, अब आप नेक्स्ट जो लेवल है हमारा वो क्या है, एस्टीम नीड। एस्टीम नीड का क्या मतलब है यहाँ पे, एस्टीम का मतलब है पावर। आपको पावर चाहिए, रुतबा चाहिए, आपको लगना चाहिए हाँ भाई लोग मतलब आपको बाय नेम जाने। ठीक है, आपके पास इन्फ्लुएंसिंग पावर हो, आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो, तो आपको पावर चाहिए, रुतबा चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहां पे फ्रीडम चाहिए आपको, रिकॉग्निशन चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका चाहिए, आपको अटेंशन मिलनी चाहिए, और आपकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। इन चीजों के लिए आप काम करोगे। लास्ट में आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है, खुश हो गए, आपको बस ये लगने लग गया कि भाई जिंदगी का नाम है मोह माया। ठीक है, अब जिंदगी में हमें अब कुछ नहीं चाहिए, सब है हमारे पास। ठीक है, सिवाय शांति के। तो अब शांति के रास्ते आप ढूंढ रहे हैं, हाउ यू कैन बिकम द हैप्पी, एंड आप कैसे अपने आप को सेटिस्फाई फील करेंगे। इसके बाद मतलब आपको ऐसा लगता है कि भाई जिंदगी में ना पैसा काम आएगा, ना गाड़ी घोड़ा काम आएगा, ना यार दोस्त काम आएंगे, बस प्रभु की भक्ति ही काम आएगी। ठीक है, अपनी आत्मा को, अंतरात्मा को प्रभु के साथ मिलन कीजिए, और आप ये देखिए कि जिस काम के लिए आप इस धरती पर अवतार लिया था आपने, वो अवतार आपका पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, या आपकी इच्छाएं अभी भी रह गई हैं। देखो इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा, और वही चीजें, वही लोग यहां तक पहुंच पाते हैं जो मतलब जिनको ये लगता है कि भाई अगर आपसे कोई चीज मांगे तो आप दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। क्यों, हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट है उनके साथ में। अगर आपको ये बोलना पड़े आपको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, तो आप रह लेंगे, नहीं रह पाएंगे, कहीं ना कहीं मतलब आपका इमोशनल अटैचमेंट रहता है। यहां पर आके यारी दोस्ती, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार सब मतलब आपके दूर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मतलब आपको बस ये रहता है कि भाई मैं और मेरा भगवान, बस यही हैप्पीनेस है हमारी। ठीक है, बस थोड़ा धर्म दान पुण्य आप कर लो, बस वही आपके साथ जाएगा, तो वो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज मतलब आपकी इसमें आ जाती है। तो इसमें कई बार आपका पूछता है कि भाई कौन सी चीज किस में आएगी, कौन सी चीज आपकी किस में आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट थ्योरीज की। ठीक है, कि ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट थ्योरी क्या है और कैसे इन्होंने चीजों को एक्सपेरिमेंट किया। ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन का मतलब क्या है, ह्यूमन का मतलब क्या है, पीपल।
रिलेशन मतलब कनेक्टिविटी, आप कैसे एक दूसरे के साथ में रिलेशन बनाएंगे, कनेक्टिविटी रखेंगे। क्योंकि जहां पर आप जाएंगे अपने साथ में एक अच्छी और बुरी बातें आप साथ में लेकर जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं आप लोग के बीच में हूं, तो हो सकता है आप मेरे सामने बोले कि सर तो बहुत बढ़िया है, पता चले मैं गेट से बाहर जाऊं फिर आप बोलने लगे सर तो पता नहीं क्या ही है, हो सकता है, ठीक है। अब सब लोग का तो मैंने ठेका नहीं लिया, तो इसलिए जिसका दुनिया का काम है बोलना और आपका काम है मेहनत करना और सफलता को अचीव करना। जब आप सफल हो जाएंगे तो एक दिन यही दुनिया जो आपके लिए बातें कर रही है वो आपकी मिसाल देंगी। जब आप सफल हो जाएंगे तो यही आपको बोलेंगे बनना है तो आस्था की तरह बनिए, या इनकी तरह बनिए, या इनकी तरह बनिए, ठीक है। तो आपको वही मिसाल बन के दिखानी है और आपको किसी भी तरीके से अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है। जो बोलता है उसको बोलने दीजिए, बट आपका काम है मेहनत करना। तो यहां पर जो चीजें हैं, ऑर्गेनाइजेशन का भी काम है आपसे काम निकलवाना, और आपका काम है ऑर्गेनाइजेशन में सीखना, ठीक है। तो इसलिए ये जो चीजें हैं ये आपको देखनी है कि मैनेजमेंट थ्योरी का ह्यूमन रिलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज आज हम पढ़ते हैं। ये जो थ्योरी है वो आपकी किसने दी, एल्डन मायो ने दी। वहां पर ह्यूमन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया गया और वो देखा गया कि ह्यूमन कैसे कैसे रिएक्ट करता है, कैसे कैसे रिस्पॉन्स करता है। तो यहां पर बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए और आपको बोला आपकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। अब सोचो ऐसी जगह पे आपको काम करवा रहे हैं जहां पे लाइटनिंग बहुत डिम है, तो क्या आप वहां पे काम करोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। सफोकेशन बहुत ज्यादा है, मतलब अंडरग्राउंड में 5th लेवल पे आप जाके आप काम कर रहे हो, या 200 फ्लोर पे जाके आप काम कर रहे हो, वहां पे तो बिल्कुल ही मतलब सांसें अटक जाएंगी आपकी, ठीक है। तो यही चीजें इन्होंने बोला, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंडक्ट किए और उसमें ये बताया कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी, हॉथरन वर्क्स और आपका शिकागो में, ये मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में। और इन्होंने क्या करा कि ये देखा लोग डिससेटिस्फाई क्यों होते हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह से लोग सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर पाते हैं। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपने कंडक्ट करे, तब जाके इनको बहुत सारी चीजें समझ आई। उनको इन्होंने एस्पेक्ट किया, कोलैबोरेट किया, किसमें, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने वैरायटी ऑफ टेक्निक्स यूज करी लोगों की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। He discovered that all three variable has the significant impact on the mood and outlook of the employee। तो इन्होंने कई सारी चीजें बताई और इन्होंने बोला कि भाई जब भी हम लोगों की अटेंशन को ग्रैप्स करेंगे, लोगों के बिहेवियर पे फोकस करेंगे, तो लोग अपने आप ही प्रोडक्टिविटी को दिखाएंगे, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, ये ग्राफ से कुछ समझ आ रहा है आपको कि सब एक दूसरे के साथ में मिलके काम कर रहे हैं। अगर इनको एक एक टुकड़ा पकड़ा दिया जाए तो ये काम नहीं कर पाएंगे। और ये सब क्या है, इंटरकनेक्टिविटी है, क्योंकि जब तक ये इंटरकनेक्ट नहीं होंगे तब तक इनका जो टीम वर्क है वो शामिल नहीं हो पाएगा। तो यहां पर इन्होंने बोला ह्यूमन रिलेशन का मतलब ही यही है कि आपको टीम वर्क में कैसे काम करना है। जब आप टीम के साथ काम करेंगे तो आपका रिलेशन भी डेवलप होगा। अब वो रिलेशन कैसे डेवलप होगा, यही चीज आपको यहां पर देखनी है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर इन्होंने क्या चीजें बोली, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द शिफ्ट इन द एम्फेसिस फ्रॉम टास्क टू वर्कर। आपको टास्क से अपना ध्यान हटा के किस पे करना है, वर्कर्स पे, उनकी प्रॉब्लम्स पे, उनके बिहेवियर पे फोकस करना है, ठीक है। गो बियॉन्ड द फिजिकल कंट्रीब्यूशन टू इंक्लूड द क्रिएटिविटी एंड कॉग्निटिव एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द वर्कर। मतलब आपको फिजिकल कंट्रीब्यूशन से कहीं ज्यादा आपको इमोशनल कंट्रीब्यूशन पे आपको ध्यान रखना है। हाउ इमोशनल यू आर टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इस पे आपको फोकस करना है। सोशल रिलेशन पे आपको फोकस करना है, आपको देखना है कि आप सोशल रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं और कैसे उनके बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाते हैं। तो ये चीजें भी आपके लिए उतनी ही ज्यादा जरूरी हैं जितना आप एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के साथ में बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है एक इट इज अ टू वे प्रोसेस, मतलब आप टू वे कम्युनिकेशन करेंगे।
आप अपने बारे में बताएंगे, आप सामने वाले के बारे में भी आप अंडरस्टैंड करेंगे, तभी आप लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, देखिए फीचर्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द वर्क विद द पीपल, लेकिन मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, एक ह्यूमन एस्पेक्ट को फोकस करना पड़ेगा, उसके वर्क ग्रुप को फोकस करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, मैनेजर मस्ट स्टडी द इंटरपर्सनल रिलेशन अमंग द पीपल एट वर्क, मतलब उसको जो मैनेजर है उसको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लोग जो है वो काम पे किस तरीके से फोकस करते हैं और उनके जो इंटरपर्सनल रिलेशन है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ लार्जर प्रोडक्शन एंड हायर मोटिवेशन जो है उसको आप एक अच्छे रिलेशन अगर आपके हैं तभी आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, अदरवाइज लोग आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। भाई आपके मेरे और आपके बीच में एक गुड हेल्दी रिलेशन है, तभी आप मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, अदरवाइज आप हल्के में ले जाओगे। आप बोलोगे छोड़ो, दुनिया का काम है बोलना, एक सर भी बोल लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें इसमें आ जाती है। अगर आपको प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना है तो आपको लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, और आपको मोटिवेशन कब आएगा, जब आपके पास एक हेल्दी रिलेशन होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जो है ये भी देखना है, लोगों की साइकोलॉजी और सोशोलॉजी, दो कॉन्सेप्ट पे से फोकस किया, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और एल्दर मायो इज नोन एज द फादर ऑफ द ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट्स। चलिए, इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। ठीक है, कई सारे एक्सपेरिमेंट में कुछ, सबसे पहला आया इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। देखो इन्होंने क्या करा, हमारे जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको चेंज करा। अब मान लो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट चेंज किया जाएगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, आप मान लो लाइटिंग वगैरह चेंज कर दी, आपके एसी वर्किंग कंडीशन वगैरह ये सब चीज़ें चेंज कर दी। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये बोला कि भाई आप प्रोडक्टिविटी तो आप करोगे करोगे, लेकिन आप उससे इतना ज़्यादा फर्क आपका नहीं पड़ेगा जितना आपका बिहेवियर से फर्क पड़ेगा। पड़ता है इससे फर्क, नो डाउट कि फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता है फर्क, लेकिन उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना एक हेल्दी रिलेशन के लिए काम करो। अब वही है ना, पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते, ना पढ़ने वाले एसी में बैठ के भी नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो मैटर करता है आपको ज्ञान देने वाला कौन है, आपको ज्ञान देने वाला कौन है। अर्जुन ने ज्ञान लिया कृष्णा से, दुर्योधन ने ज्ञान लिया शकुनी से। तो इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप किसकी बातें सुन रहे हैं। अब उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या काम करवाना चाहता है, ये इसके ऊपर भी आपको डिपेंड करता है। तो जिंदगी में आपका बिहेवियर कैसा रहेगा ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, आप किसकी कनेक्टिविटी में हैं। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने बोला कि लोगों का बिहेवियर और उनकी जो वर्किंग कंडीशन है उस पे फर्क पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या करा, एक स्मॉल होमोजीनियस वर्किंग ग्रुप इन्होंने बनाए और वहां पर इन्होंने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करे, जैसे वर्किंग आवर्स में चेंजेस कर दिए। ठीक है, प्रॉपर रेस्ट पीरियड्स में चेंजेस कर दिए, फिजिकल कंडीशन में चेंजेस कर दिए, फ्रेंडली सुपरविजन में फर्क कर दिया, और फ्री सोशल इंटरेक्शन कर दिया आपका। तो कई सारे फैक्टर्स इन्होंने चेंज करे, यहाँ पे वर्किंग कंडीशन चेंज करी थी और यहाँ पे ये इन चीजों में चेंज करा। जैसे मान लो पहले मैं स्ट्रिक्ट होकर डिसीजन दे रहा था, आपको स्ट्रिक्ट, आपको आपके साथ में रिलेशन था मेरा, लेकिन अब क्या है, मैं थोड़ा सा फ्रेंडली हो गया। ठीक है, अब जब फ्रेंडली बिहेवियर हो जाएगा तो आप फ्रेंडली फ्रेंडली करके आप चीजों को बता सकते हैं। ठीक है, जैसे पेरेंट्स कहते हैं ना, बेटा हमें भी अपना दोस्त मानो। ठीक है, वो सिर्फ कहते हैं, ठीक है, इसलिए उनके झांसे में नहीं आना है आपको। ठीक है, पता चले अपने दिल के राज खोल दो तो अगले दिन ही आपका ऑपरेशन हो जाए। ठीक है, सर्च ऑपरेशन। इसके बाद इन्होंने क्या करा, मास इंटरव्यू प्रोग्राम, मतलब एक मास लेवल पे इन्होंने इंटरव्यू लिया और वहां पर क्या करा, एक मास लेवल पे ग्रुप में इन्होंने लोगों को बैठा दिया। अब लोगों को बैठाने के बाद इन्होंने क्या करा, वहां पर ऑब्जर्वेशन करी इन्होंने, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद इनको ये समझ आया कि लोगों की परसेप्शन क्या है, लोगों की आइडिया क्या है, आइडियोलॉजी क्या रहती है। अगर आपका बॉस ना रहे और आपको कोई बताने वाला ना रहे तो आप काम करेंगे, नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, नहीं करेंगे। क्या करेंगे, रील बनाएंगे।
रील बनाएंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे, काम पे फोकस नहीं करेंगे आप, ठीक है, काम को छोड़कर आप सारी बातें करेंगे। तो यहां पर इन्होंने बताया कि जब आप यहां पर लोगों की वर्किंग लाइफ कैसी है और उसका परसेप्शन कैसा है, इस पे इन्होंने बात करना स्टार्ट किया और देखा कि इनफॉर्मल रिलेशन का इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फॉर्मल रिलेशन। अब ये फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप क्या होते हैं? फॉर्मल ग्रुप का मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें बना के देती है। और इनफॉर्मल ग्रुप का मतलब क्या होता है? जो हम सेल्फ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हम बना लेते हैं। जैसे मान लो मेरा और आपका जाने का रूट सेम है, तो हम लोगों में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, हम एक इनफॉर्मल ग्रुप बना लेंगे। लड़कियां लड़कियां एक ग्रुप बना लेते हैं, लड़के लड़के एक ग्रुप बना लेते हैं। मेरी और आपकी कास्ट सेम है, मेरा और आपका सब्जेक्ट सेम है, तो हम क्या करेंगे? एक ग्रुप बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहां पर जो ग्रुप बनता है, इन्होंने बोला कि इनफॉर्मल ग्रुप का जो बिहेवियर होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एज कंपेयर टू फॉर्मल ग्रुप, ठीक है। एक था बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। यहां पर भी इन्होंने कुछ इनफॉर्मल प्रोडक्शन और नॉर्म्स वगैरह में चेंजेस किए और देखा कि भाई इससे क्या फर्क पड़ता है। फॉर्मल रिलेशन और इनफॉर्मल रिलेशन पे इन्होंने करा, 14 वर्कर्स का एक ग्रुप बनाया और वहां पे इन्होंने एक ग्रुप पे फॉर्मल उस पर अप्लाई किया और एक ग्रुप पे इन्होंने इनफॉर्मल रिलेशन अप्लाई किए और देखा कि इनफॉर्मल रिलेशन की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फॉर्मल रिलेशन, ठीक है। तो इन्होंने कुछ चीजें बताई। क्या बताया? फैक्ट्री इज नॉट ओनली द टेक्नो इकोनॉमिकल यूनिट बट इट इज अ साइको सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर लोग काम कर रहे हैं, लोगों की साइकोलॉजी काम कर रही है, लोगों की सोशलॉजी काम कर रही है। आपको खाली प्रोडक्शन और पैसे से मतलब नहीं है। फैक्ट्री में लोग काम करते हैं तो उसका बिहेवियर भी इंपॉर्टेंस रखता है। आप ये नहीं कि काम करो, पैसा दो, दैट्स इट, ठीक है। तो उसकी भी इंपॉर्टेंस आपकी रहती है। वर्कर्स स्पॉन्टेनियसली फॉर्म स्मॉल इनफॉर्मल ग्रुप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे जितने मर्जी फॉर्मल ग्रुप बना लें, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इनफॉर्मल ग्रुप बना लेंगे। आप 2 मिनट लोगों को लिए छोड़ दो, कोई नया बच्चा आता है, आप 5 मिनट में उसको फ्रेंड बना लोगे अपना, उसके साथ में नंबर शेयरिंग कर लोगे, कर लेंगे ना। हालांकि वो हमें जानता नहीं है, लेकिन फिर भी हम नंबर शेयर कर लेंगे कि बहन नंबर दे दे, मैं क्लास के बाद बात करूंगी, कर लेंगे ना ऐसा। क्योंकि हमारा इनफॉर्मल इंटरेक्शन ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है एज कंपेयर टू फॉर्मल इंटरेक्शन। हमारी क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं, क्या हम हर बच्चे से हर टाइप की फीलिंग शेयर कर सकते हैं? नहीं। लेकिन इनफॉर्मल ग्रुप में हमारे जो सेम एरिया ऑफ इंटरेस्ट के जो लोग होते हैं, उनके साथ में अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इनका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, बहुत इन्फ्लुएंसिंग रहते हैं इनफॉर्मल ग्रुप। इसके बाद क्या बताया? फिजिकल कंडीशन ऑफ द वर्क हैव द सम इन्फ्लुएंस ऑन द वर्कर्स मोरल, बट इंटरपर्सनल जो रिलेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपका जो एटीट्यूड है सुपरवाइजर का, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे इंटरेक्शन रखते हैं, ठीक है। अगर मान लो मेरी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों से अगर मैं स्माइली फेस रख के और अगर मैं ज्यादातर मतलब ठीक है भाई आप आ रहे हो, पढ़ रहे हो, फिर कल को बाद हम कहाँ और आप कहाँ, ठीक है। लेकिन जितने दिन हम यहाँ पर हैं, एक हेल्दी रिलेशन हम लोग बना के रखें। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे साथ मतलब जो है कोऑर्डिनेट करें और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज है, मेरा एटीट्यूड क्या है। अब मान लो मैं गुस्से से बात करूं, आपने एक क्वेश्चन पूछा, तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं आता, तो आप एक दो क्वेश्चन तो पूछ लेंगे, उसके बाद आप नहीं पूछेंगे, आप खुद ही डर जाओगे कि सर से पूछूंगा, खामे का सर गुस्सा करेंगे, तुम्हें ये भी नहीं आता, ठीक है। अगर मेरा हेल्दी रिलेशन रहेगा आपके साथ में, तो आप चीजें पूछ लोगे कि अगर मान लो आपको नहीं भी समझ आएगा तो बता दोगे, सर नहीं समझ आया, दोबारा बता दूंगा मैं, ठीक है। तो यही चीज हमारी इसमें आ जाती है, ठीक है। तो इसमें आप कैसे रिएक्ट करते हैं इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे आप अलग रिएक्ट करेंगे और ग्रुप लेवल पे आप अलग रिएक्ट करेंगे। वर्कर्स आर नॉट मेयरली इकोनॉमिक मैन मोटिवेटेड बाय द मनी ओनली। वर्कर्स को आप खाली पैसे से ही मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, कई बार लोगों के साथ में एक हेल्दी रिलेशन बनाकर भी आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपकी जो टीम और टोटल वर्किंग जो सिचुएशन होती है और जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपका पार्टिसिपेशन, आपका रिकॉग्निशन, आपका रिवॉर्ड सिस्टम, इससे भी लोग मोटिवेट हो जाते हैं। आप लोगों के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, तो इस चीजों की भी आपकी इंपॉर्टेंस रहती है, ठीक है। इसके साथ साथ इनफॉर्मल लीडर प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। जब आप इनफॉर्मल जो लीडर होते हैं वो बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज कम्पेयर टू फॉर्मल लीडर। जैसे मैनेजर वगैरह हैं, उससे ज़्यादा इनफॉर्मल लीडर जो है उनकी ज़्यादा बात सुनते हैं। जैसे हमारे ग्रुप में भी एक लीडर होता है, उसकी बात सुनते हैं, जो उसने बोल दिया वही बाकी लोग करेंगे। ठीक है, टीएल की बात कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता। उसकी तो ठीक है भाई, मजबूरी में सुननी पड़ती है, उसके अलावा हम जाएंगे कहाँ? ठीक है, लेकिन जो हमारा जो ग्रुप का जो बॉस होता है उसकी हम खुद अपनी मर्जी से सुनते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट हमारी क्या कहती हैं? इसमें इन्होंने बताया कि भाई जो हमारा कई सारी चीज़ें इन्होंने बताई। इन्होंने बोला ठीक है भाई, आप प्रोडक्शन पे काम किया, आपने टास्क पे काम किया, रिलेशनशिप पे काम किया, बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने कुछ बोला कि भाई जैसा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आपको चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, तरीका बदल रहा है, इनोवेटिव आपको रहना पड़ेगा, क्रिएटिव रहना पड़ेगा, और जैसे जैसे हमारा सिस्टम चेंज हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी ऑफर द गाइडेंस प्रैक्टिसेस यू कैन अप्लाई विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन टू लीड इंडिविजुअल एंड प्रोसेस इफेक्टिवली। तो यहां पर इन्होंने बोला कि भाई आप अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड करो और देखो कि ये बिजनेस कैसे ऑपरेट हो रहा है। हर तरीके की सिचुएशन आपकी कंपनी पे अप्लाई नहीं होगी। मान लो मैंने कोई थ्योरी बताई, कोई जरूरी नहीं है कि आपकी कंपनी पे एज इट इज अप्लाई हो जाएंगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो व्हेन यू अंडरस्टैंड दीज अप्रोच यू कैन यूज देम, आइडेंटिफाई एंड वर्क विद द वेरिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट द बिजनेस। तो आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि आपको जो इन्फ्लुएंसिंग फोर्सेज हैं, चाहे वो इंटरनल फोर्सेज हैं चाहे वो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, उनको ध्यान रखना है, और आपको ये देखना है कि आप कैसे काम करेंगे और कैसे इफेक्टिवली आप लोगों से काम करवाएंगे। बिजनेस फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, तो ये चीजें भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रखती हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ मतलब जो मैनेजर हैं उसको नई नई टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी पड़ेंगे, नई नई क्रिएटिविटी लेकर आनी पड़ेगी, इनोवेशन आपको लेकर आना पड़ेगा, और जैसे एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है उसके हिसाब से चीजों को चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए जो चीजें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं। देखिए, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी जो है उसमें इन्होंने बताया सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस और डिजायर्ड लाइफस्टाइल बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इन्होंने बोला कि भाई आप ऑर्गेनाइजेशन की नीड को भी देखें, आप एनवायरनमेंट की नीड को भी देखें, और आप पीपल की नीड को भी देखें। अगर आप तीनों चीजों को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं देन ओनली यू कैन मूव इन द मार्केट, अदरवाइज आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मार्केट में चेंज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं, अब वही घिसी पिटी पुरानी चीज़ों पे सस्टेन कर रहे हैं, तो आप लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वहां पे आपके लिए दिक्कत रहने वाली है। ठीक है, तो यहां पर मॉडर्न जो थ्योरी है उसमें तीन तरीके की थ्योरी आई, तीन एस्पेक्ट पे इन्होंने काम किया। एक पहला इन्होंने बताया सिस्टम अप्रोच, दूसरा बताया कॉन्टीजेंसी अप्रोच, और तीसरा बताया डायनेमिक एंगेजमेंट अप्रोच। देखिए, सिस्टम अप्रोच में दो तरीके की चीजें आती हैं, एक होता है क्लोज सिस्टम और एक होता है ओपन सिस्टम। अब ये क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम का मतलब है हम बहुत ज्यादा रिजिडिटी के साथ में हैं, और मतलब हमारी सोच बहुत छोटी है, सोच हमारी बहुत छोटी है, मतलब हम चेंजेस करना ही नहीं चाहते, हम ये कहते हैं भैया जो हम हैं वही ठीक है। जैसे एक हमारी एक पर्सन है जो ये कहता है कि मतलब इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट मतलब वो अपने में ही खुश है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के जो पर्सन होते हैं, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी इंट्रोवर्ट थिंकिंग की होती है, मतलब ये कहती है कि हमारे पास जो है, जो चीजें हैं, हम उसी में खुश हैं, हम ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, और ओपन वाले में क्या रहता है? ओपन वाले ये जो है वो फ्लेक्सिबिलिटीज रहती हैं आपके, और आपको अपनी इकोनॉमी को बाकी इकोनॉमी के साथ में देखना है, अपने सिस्टम को बाकी चीजों के साथ में कंपेयर करना है, और देखना है क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, चेंजेस के हिसाब से आपको चीजों को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप नई नई चीजें मार्केट में आ रही है, अगर आपको लग रहा है मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये चीज रिक्वायरमेंट है और ये चीज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है कॉग्निटिव या कॉन्टीजेंसी, कॉन्टीजेंसी अप्रोच। कॉन्टीजेंसी अप्रोच क्या कहती है? सिचुएशनल अप्रोच है, कहता है कि जिसकी जैसी सिचुएशन उसकी वैसी अप्रोच, और जिसके मतलब अगर आपकी जिस तरीके की आपकी सिचुएशन है,
जिस तरीके की आपकी पॉलिसी है उसी के तरीके से आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हमारा बिजनेस इंप्रूव हम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी आई क्वांटिटेटिव अप्रोच। अब ये क्वांटिटेटिव क्या है? बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अब बहुत सारी प्रॉब्लम के लिए इन्होंने बोला कि भाई आपके जैसे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल टूल हैं आपके, इनको आप यूज करो और देखो कि अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे। स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल चीजों को आप यूज करो और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। अब जैसे हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, कॉस्ट की प्रॉब्लम है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, यहां पर हम बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल को हम यूज कर सकते हैं जिससे हमारे बिजनेस की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। तो उस चीज के लिए इन्होंने क्या बोला? इट इज अ क्वांटिटेटिव अप्रोच। ठीक है, तो ये चीजें इन्होंने बताई। इसमें इन्होंने बताया ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जैसे प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, तो प्रोडक्शन वगैरह में आप अपनी कॉस्ट को कम कैसे करेंगे और आपको इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर जो है ऑपरेशन को कैसे मैनेज करना है, मैनेजर को है कई सारी बिजनेस प्रैक्टिसेस जो है बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, उसको चूज करना पड़ता है कि कौन सी चीज में हम किस सिचुएशन में कौन सी चीज को अप्लाई करें। ठीक है, तो वो ऑपरेशन मैनेजमेंट में आ जाएगा। एक आता है मैनेजमेंट साइंस। मैनेजमेंट साइंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये कहता है कि आप मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल को यूज करो ताकि आप अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। यहां पर दो चीजें आती है, दो टूल हमारे आते हैं। जैसे एक आता है पर्ट, ठीक है, कई बार इसकी फुल फॉर्म आती है पर्ट, और एक आता है आपका सीपीएम। पर्ट का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। और सीपीएम का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, कि मतलब आप एक काम को करने के हमारे कई सारे पाथ हो सकते हैं, उसमें आप एक्टिविटी का टाइम देखिए कि उसमें कितना कितना टाइम लग रहा है और सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। कम से कम आपको इतना टाइम लगेगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको इतना टाइम लगेगा। तो वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। कौन सी इवेंट को आपको पहले करना है, कौन से इवेंट को आपको बाद में करना है, वो आपका पर पर टेक्निक में आता है। ठीक है, कौन से इवेंट कौन सी एक्टिविटीज को आपको पहले करना है, सीक्वेंस करना कि कौन सा एक्टिविटी आपके पहले होगी, कौन सी एक्टिविटी आपके बाद में होगी। उसके बाद आता है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को कैसे कम्युनिकेट करोगे, कौन कौन से यूजर हैं और आप मैनेजमेंट के साथ में कैसे कम्युनिकेट करोगे। एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना देना, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ताकि एक सही टाइम पे आप सही डिसीजन ले सको और कोई ये बंदा हमें ये ना बोल सके कि भाई हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी या हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए एक डिसीजन लेने के लिए। तो इसलिए जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। एक सिस्टम हम बना देते हैं ताकि आप इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी का मतलब क्या होता है? कॉन्टीजेंसी ने क्या बोला? देयर इज नॉट जस्ट अ वन मैनेजमेंट अप्रोच दैट फिट एवरी ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक मैनेजमेंट कोई अप्रोच ऐसी फिक्स नहीं है कि भाई ये मैनेजमेंट ये आपका रामबाण है, इसको आप यूज कीजिए, आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। इसमें हर एक बिजनेस को अपना अपना एनालिसिस पार्ट इसको यूज करना पड़ता है। उसको देखना पड़ता है कि भाई आप अपना जो मैनेजर है उसको ऐसी सिचुएशन अप्लाई करनी पड़ेंगी, उसको देखना पड़ेगा कि अपना क्या लीडरशिप स्टाइल फॉलो करे। जैसे कुछ मैनेजमेंट होते हैं जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल को फॉलो करते हैं, कुछ मैनेजर जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक स्टाइल को फॉलो करते हैं, और कुछ होते हैं जो पार्टिसिपेटिव स्टाइल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, लीडर टू लीडर डिपेंड करता है, मैनेजर टू मैनेजर डिपेंड करता है कि वो अपने किस तरीके से चीजों को अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसने क्या बोला? द यूज ऑफ डाइवर्स स्टाइल कैन हेल्प मेक दीज लीडर मोर फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल इन द वर्क प्लेस। अब कई बार क्या होता है, कई बार हमें प्यार से समझाना पड़ता है और कई बार हमें डांट के भी बताना पड़ता है। ठीक है, तो हमारी जो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। जिसकी जैसी सिचुएशन उसका वैसा फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट आता है सिस्टम अप्रोच। अब ये सिस्टम अप्रोच मैंने आपको बताया क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम, और इन्होंने ये भी बताया कि भाई आप जब भी लोग जो है वो बात करेंगे, हमारा एक सिस्टम रहता है कि भाई आप किस तरीके से सिस्टम को काम करेंगे। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे मान लो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें छोटे छोटे सब सिस्टम है। ठीक है, अब जैसे आप ये समझो
मैं एक इंडिविजुअल हूं, इंडिविजुअल से ग्रुप, ठीक है, ग्रुप से ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन से इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री से इकोनॉमी, और इकोनॉमी से वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड में चेंज आएगा तो आपकी इकोनॉमी में भी चेंज आएगा, अगर इकोनॉमी में चेंज आएगा तो इंडस्ट्री में भी चेंज आएगा, और इंडस्ट्री में चेंज आए तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आएगा, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आए तो आपके ग्रुप में चेंज आएगा, और ग्रुप में चेंज आया तो आपके इंडिविजुअल में भी चेंज आएगा। इंडिविजुअल से ग्रुप, ग्रुप से ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से इकोनॉमी, और इकोनॉमी से वर्ल्ड। ये हमारा सिस्टम है। अगर एक में चेंज आता है तो दूसरे में ऑटोमेटिकली आपका चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जैसे हम बोलें कि जैसे हमारी इकोनॉमी में डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो डिमोनेटाइजेशन का हमारे इंडिविजुअल पे भी फर्क पड़ा, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन से इकोनॉमी पे फर्क पड़ा, इकोनॉमी से इंडस्ट्री पे, इंडस्ट्री से कंपनी पे, कंपनी से ग्रुप में, और ग्रुप से इंडिविजुअल पे। इससे फर्क हमें देखने को मिला। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज में कोई चेंजेस आता है तो उसका इंपैक्ट हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे और इंडिविजुअल पे और ग्रुप पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपके इसमें आ जाती है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो मैनेजमेंट थ्योरीज के जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। इसमें कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप अपने इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट थ्योरीज के ये आपके अंडरस्टैंड हो गए होंगे। और जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, और जल्द ही मिलेंगे हम आपको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ नई वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। थैंक यू।